नमस्कार, आज है 2 अगस्त, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। मैं हूं दीपक डोभाल, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। कुछ ही देर में ताइवान पहुंच सकती हैं यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। पेलोसी के दौरे से यूएस और चीन में बढ़ा तनाव, ताइवान में अलर्ट पर सेना। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या चीन और अमेरिका के बीच ताइवान के बहाने छिड़ने वाली है जंग? आतंक के आका अल जवाहिरी का हुआ खात्मा। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमले में मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया जवाहिरी के खात्मे का ऐलान। इंडिया 360 में बताएंगे जवाहिरी का जाना क्यों भारत के लिए भी है अहम। जी बिजनेस की खबरों का हुआ बड़ा असर। डीमैट डाका मुहिम लाई रंग। सेबी ने जारी किए नए आदेश। जी बिजनेस के सवाल पर जीरोधा ने दिया जवाब। फाउंडर और सीईओ नितिन कामत बोले रेडिफ मेल की वजह से खाते हैक हुए। लगातार 5वें दिन बाजार में रहा तेजी का रुख। सेंसेक्स में निचले स्तरों से करीब 400 अंक तो निफ्टी में 130 अंकों की रिकवरी। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 हफ्ते की ऊंचाई पर। डॉलर की कीमत 78 रुपए 71 पैसे हुई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। इंडिगो के प्लेन के नीचे आई कार। डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। और नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के हेराल्ड हाउस में ईडी की रेड। कांग्रेस बोली राजनीतिक प्रतिशोध में हो रही है कार्रवाई, हमें चुप नहीं करा सकते। तो ये तो रही हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक खबरें किस तरह से आगे बढ़ रही थी, दिन भर क्या हुआ, पूरा अपडेट। शुरुआत सुबह से। आज सुबह से ही मंकी पॉक्स से जुड़ी खबरें तमाम टीवी चैनल्स की सुर्खियां बनी रही। खबर आई कि केरल के बाद दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। मरीज नाइजीरिया का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में ही रहता है। इसके बाद देश में मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या 8 पहुंच चुकी है। इनमें दिल्ली में 3 और केरल में 5 मामले दर्ज हुए। मंकी पॉक्स के मरीजों में से 1 की मौत हो चुकी है। केंद्र ने बढ़ते मामलों के बीच एक टास्क फोर्स का इस बीच गठन कर दिया है। इधर मंकी पॉक्स के टीके को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के टीके पर वो शोध कर रहे हैं। अदार पूनावाला ने कहा कि टीके के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने इस बारे में हेल्थ मिनिस्टर को जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मंकी पॉक्स की मौजूदगी दुनिया में बहुत समय से है और ये कोरोना वायरस जैसी महामारी का रूप नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में जिस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसकी वजह से मंकी पॉक्स जैसी बीमारियों को डिटेक्ट किया जा रहा है। मंकी पॉक्स की खबरों के ठीक बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के आंकड़े भी जारी कर दिए। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 13,734 नए मामले सामने आए हैं। 17,897 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 34 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी खबरें सुर्खियां बनी रही। खबर आई कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापेमारी करने पहुंची। बताएं कि ईडी की टीम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के साथ ही 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने हाल ही में सोनिया गांधी से 3 दिन तक पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो और कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। आज देश में किन मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए ये लोग अच्छे से जानते हैं। राहुल ने यह भी लिखा कि सरकार चाहती है कि लोग बिना सवाल किए तानाशाह की तरह हर बात को स्वीकार करें। राहुल ने कहा कि तानाशाही सहने की जरूरत नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई खबरें भी लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। खबर आ रही है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम ने सोमवार की रात अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया के फ्लैट में छापेमारी की। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, एंट्री डायरी यानी कि विजिटर रजिस्टर भी देखा। जांच पड़ताल के बाद अधिकारियों ने एंट्री डायरी और माई गेट ऐप का डेटा जब्त कर लिया है। 50 करोड़ कैश मिलने के मामले में अर्पिता का कहना है कि
उन्हें नहीं पता कि इतने कैश उनके घर पर कैसे आ गया। अर्पिता ने यह भी कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में पैसे रखे गए थे। खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर आज एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। मेडिकल जांच कराने के लिए कोलकाता ईएसआई अस्पताल लाए जाने पर वहां मौजूद एक महिला ने चटर्जी पर चप्पल फेंकी। गुस्से में महिला चिल्ला रही थी कि ये नेता जनता का धन लूट रहे हैं। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारी कवर स्टोरीज की। जी बिजनेस की हमेशा कोशिश रहती है कि वो आम लोगों के हक की आवाज उठाए और उनकी दिक्कतों को तमाम संबंधित अथॉरिटीज तक पहुंचाए। आज जी बिजनेस की खबरों का ट्रिपल इंपैक्ट हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन खबरों का बड़ा इंपैक्ट। जी बिजनेस हमेशा निवेशकों के हित में सर्वोपरि रखता है। अपनी हर बात को, उनके हक की बात हर मंच पर उठाता है। जब जब निवेशकों के साथ नाइंसाफी हुई, उन्होंने जी बिजनेस को अपने साथ खड़ा पाया। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर पर निवेशकों के हित में सवाल उठाए। आज कंपनी ने उन सवालों पर जवाब एक्सचेंज को भेजा है। पिछले दिनों हमने ऑपरेशन डीमैट डाका मुहिम चलाई थी। जीरोधा से कड़े सवाल किए थे। मार्केट रेगुलेटर सेबी तक भी निवेशकों की बात पहुंचाई। आज इस मुहिम का असर दिखने लगा है। सेबी ने ब्रोकरों को आदेश दिए हैं कि सभी ऑर्डर के आईपी एड्रेस का डेटा अपने पास रखें। जीरोधा ने कहा है कि वो रेडिफ मेल के जरिए अब कोई मेल नहीं भेजेगा। जी बिजनेस के ऑपरेशन डीमैट डाका का असर तो पड़ना ही था। सेबी ने एक्सचेंजेस को कहा कि भाइयों, अब आप सारे के सारे आईपी एड्रेस कैप्चर करना शुरू कर दीजिए। उन लोगों के, उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के जो मोबाइल के जरिए या फिर लैपटॉप से ट्रेडिंग करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कहीं कोई हैकिंग तो नहीं हो रही, कोई दूसरे आईपी एड्रेस के जरिए इनके अकाउंट हैक करके ट्रेड तो नहीं कर रहा। जो कुछ भी ऑपरेशन डीमैट डाका में हुआ, उस पर तुरंत सेबी ने एक्शन लिया और उस एक्शन पर एक्सचेंजेस ने सारे ब्रोकर्स को कहा है कि अब प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको इसका हिसाब रखना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि अगर किसी दूसरे आईपी एड्रेस से कोई लॉगिन करने की कोशिश करे, ट्रेड करने की कोशिश करे, तो तुरंत अलर्ट आएगा और इन्वेस्टर्स के पास ये मौका होगा कि वो इस तरह के फ्रॉड को, इस तरह की हैकिंग को रोकने की कोशिश कर पाए। ऑपरेशन डीमैट डाका के दोनों एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह कई सारे विक्टिम्स, पीड़ित आकर अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म पर रखते हुए नजर आए। और इसी को देखते हुए जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत साहब ने आज एक और ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि कितने मामले इस तरह के उनके सामने आए और उसको ठीक करने के लिए वो क्या क्या उपाय कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड और साथ ही इलिक्विड ऑप्शंस में ट्रेडिंग रोकने को लेकर उन्होंने आज अपने सारे उपायों की जानकारी दी। और हमें इस बात की खुशी है कि जिस वजह से हैकिंग हो रही है, जिस वजह से कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट में नुकसान हो रहा है, उसको ध्यान में लेते हुए और हमारे आवाज़ उठाने के बाद तुरंत एक्शन में ब्रोकर्स आते हुए दिख रहे हैं। न सिर्फ ये ब्रोकर्स बल्कि कई और ब्रोकर्स हैं जो इसी तरह का एक्शन ले रहे हैं और साथ ही मुंबई पुलिस भी इन हैकर्स के खिलाफ तेजी से एक्शन ले रही है। तो जी बिजनेस की ये बड़ी मुहिम ऑपरेशन डीमैट डाका, इसका एक और असर आज फिर से देखने को मिला और जीरोधा की तरफ से कुछ बड़े एक्शन इस बारे में लिए गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स के बीच बड़ी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को लेकर जी बिजनेस ने हमेशा आवाज उठाई है और ऐसी एक आवाज उठाई है जोमेटो की डील पर। ब्लिंकिट के साथ जब जोमेटो ने डील की तो उसके वैल्यूएशन पर हमने सवाल उठाए, कॉल में रिटेल इन्वेस्टर्स को भागीदारी नहीं देने पर सवाल उठाए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठाए। इन सवालों पर सेबी ने सफाई मांगी कंपनी से और कंपनी ने आज अपनी फाइलिंग में एक्सचेंजेस को कहा है कि जो जो सवाल सेबी ने उठाए उसके जवाब दिए गए। तो जी बिजनेस ने जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में सवाल उठाए उस पर एक और बड़ा एक्शन आज होता दिखा है। तो जब हम आपकी आवाज़ को मजबूती से रखते हैं तो कंपनियों को, एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर्स को उस पर जो काम करना होता है, जो एक्शन लेना होता है, वो लिया जाता है और ये भी आपके सामने है। और आइए अब आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच शुरू घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन की सैन्य कार्रवाई की धमकियों के बावजूद यूएस की स्पीकर
नैन्सी पेलोसी ताइवान जा रही हैं और खबर ये आ रही है कि नैन्सी पेलोसी का प्लेन कभी भी ताइवानी धरती पर लैंड कर सकता है। हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन स्पार 19 नाम का एयरफोर्स का ये जहाज लगातार आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट इसको ट्रैक करने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। क्या नैन्सी पेलोसी स्पार 19 हवाई जहाज में है? इसकी पुष्टि तो अमेरिका की ओर से नहीं की गई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसी स्पेशल विमान में जो ताइवान के ताइपे के पास में एक मिलिट्री बेस है, वहाँ पर ये उतारा गया है। और क्या नैन्सी पेलोसी इस हवाई जहाज में हैं, इस बात की पुष्टि होना बाकी। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम अमेरिका की ओर से, हालांकि अमेरिका बतौर प्रशासन, बतौर सरकार ये बार बार कह रहा है कि ये नैन्सी पेलोसी का व्यक्तिगत दौरा है, एक निजी दौरा है। इसमें हम किसी बतौर यूएस सिटीजन होने के नाते उन्हें नहीं डिक्टेट कर सकते कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि चीन ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, चीन ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, चीन गुस्से में है और इस बार सैन्य कार्रवाई की सीधी धमकी चीन ने दी थी। उसके बाद इस मूवमेंट को एक बहुत बड़ा मूवमेंट कहा जा रहा है। एशिया दौरे से यूं तो चीन वैसे ही चिढ़ा हुआ था, लेकिन पर्टिकुलरली ताइवान जाने की जो जिद थी नैन्सी पेलोसी की, उसको लेकर चीन ने जो धमकियां दी हैं, उसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ा कयास तो यही कि क्या अब चीन और अमेरिका के बीच में गुत्थम गुत्था होने वाली है? क्या चीन और अमेरिका युद्ध की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि चीन ने संभवतः कई दशकों में पहली बार इतनी तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें कहा गया कि हमारी पीएलए चुपचाप नहीं बैठेगी। यूएस से कहा गया कि फिर मत कहिएगा कि हमने वार्निंग नहीं दी थी, और जो कुछ भी उसके बाद होगा उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है अलग अलग मंचों पर यही कहते रहे कि आने दीजिए, देखते हैं क्या नैन्सी पेलोसी वाकई में इतनी हिम्मत करती हैं। अगर करती हैं तो फिर उनको उनका जवाब भी दिया जाएगा। इस तरह की तल्ख शब्दावली का प्रयोग अपने स्टेटमेंट्स में चीन की ओर से किया गया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि कभी भी ताइवान की धरती पर लैंड किया जा सकता है नैन्सी पेलोसी का हवाई जहाज। और जैसा हमने आपको बताया कि स्पार 19 जो कि इंटरेस्ट, जो एयरक्राफ्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, इस विमान की काफ़ी चर्चा है जिसने कुआलालंपुर से उड़ान भरी है और जो अब से कुछ देर बाद, कुछ ही पलों में, कुछ ही लम्हों में लैंड कर सकता है ताइवानी लैंड पर। यह कहा जा रहा है कि इसके बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते एक नए मोर्चे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ये जो नया पड़ाव होगा ये तल्खियों से आगे जाकर अब किसी युद्ध की शक्ल में सामने आएगा? इस पर पूरी दुनिया चिंतित भी है और इस पर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आज क्या हुआ जरा फटाफट से आपको ये भी बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा मसला दरअसल क्या है। देखिए, व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया था कि ताइवान जाना नैन्सी का अधिकार है। ऐसे में माना जा रहा है कि नैन्सी ताइवान पहुंच रही हैं। इनफैक्ट जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं वो उन विजुअल्स के साथ हम दोबारा हाजिर होने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं। लेकिन जो ट्रैक किया जा रहा है जिस फ्लाइट को, यूएस एयरफोर्स का जो विमान है स्पार 19 जिसको कहा जा रहा है, उसको ट्रैक करने वालों की तादाद ये बता रही है लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग इस फ्लाइट को ट्रैक कर रहे हैं। और ये तादाद बताती है कि पूरी दुनिया के लोगों की दिलचस्पी इस वक्त इस फ्लाइट में क्यों है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम बता रहे हैं आपको कि नहीं हुई है कि स्पार 19 के भीतर नैन्सी पेलोसी क्या मौजूद हैं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि नैन्सी आज लैंड करने वाली हैं ताइवान की धरती पर 25 साल बाद। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, 25 साल बाद ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी सरकार का कोई अधिकारी ताइवान जा रहा है इतने बड़े स्तर का। नैन्सी सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर हैं और अब वो ताइवान जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अब चीन और अमेरिका के बीच जंग छिड़ेगी? क्योंकि चीन ने फिर से कड़ा विरोध जताया, बार बार दोहराया। चीन के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, खतरनाक साबित हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका गलत रास्ते पर खड़ा रहता है तो फिर हम अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाएंगे।
धमकाते हुए चीन की तरफ से कहा गया है। इसके जवाब में चीन वही करेगा जो एक आज़ाद मुल्क को करने का अधिकार होता है। चीन ने कहा है कि हम किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए तैयार हैं। ताइवान ने भी चीन को अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश की है। ताइवान ने कहा है कि हम हर उस देश का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ खड़ा होगा। चीन को जवाब देते हुए ताइवान ने कहा है कि अपनी धरती की सुरक्षा के लिए हमारी सेना भी तैयार है। ताइवान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है और जिस तरह का माहौल ये खड़ा हुआ है उससे जंग का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन चीन हर हाल में अमेरिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसे में वो नैन्सी पेलोसी पर कुछ प्रतिबंध लगाने समेत कुछ कूटनीतिक कदम उठाता है या फिर कुछ और कदम किस रूप में सामने आते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे बात करते हुए तस्वीरें हमारे सामने है सर। पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस विमान में नैन्सी हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि ये वाकई में नैन्सी लैंड करती हैं ताइवानीज धरती पर, जो अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। क्या मायने होंगे सर इसके? देखिए, नैन्सी पेलोसी का ताइवान आना एक ऐसी घटना है जिससे कि तीनों, ताइवान, यूएसए और चाइना, इन तीनों का एक टेस्ट हो रहा है। क्योंकि चाइना, जैसे आपने कहा, एक बहुत कठोर पोजीशन ले चुका है और वो अगर इससे अब वापस जाते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते, कोई एक जवाब नहीं देते करारा, तो एक शी की बेइज्जती होगी। यूएस की दुविधा ये है कि अमेरिका को, अगर चाइना ने कुछ किया ताइवान के ऊपर, तो अमेरिका किस हद तक ताइवान की सुरक्षा करेगा। और ताइवान के लिए ये इशू है कि अगर चाइना का अटैक होता है तो ताइवान की कितनी तैयारी है कि उस अटैक को रोका जाए। तो इस समय पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है कि इस एपिसोड, ये इस घटना का जो एक लंबे प्रभाव हैं वो क्या होंगे और कहाँ तक इसका प्रभाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बनेगा। बिल्कुल सर, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि लंबे प्रभाव को लेकर तो तमाम दुनिया में कयास लगी रहे हैं, लेकिन जो इंस्टेंट रिएक्शन होगा सर, क्योंकि तलखी जो चाइना ने अपनाई है उससे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इंस्टेंटली करना पड़ेगा। और जैसे कि चाइना के अंदर की सिचुएशन है, जिनपिंग साहब जो हैं वो उनकी आंतरिक स्थिति की बात करें तो इंस्टेंट रिएक्शन के रूप में, और प्लेन जो है जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं सर, वैसे वैसे हमें बताया जा रहा है कि SPA-19 ये वही प्लेन है जिसके बारे में कहा जा रहा है जो लैंड हो चुका है। हालांकि हम अभी भी आपको बता दें कि किसी ने भी पुष्टि नहीं की है कि इसके अंदर नैन्सी है या नहीं, लेकिन SPA-19 इस वक्त लैंड हो चुका है। तो सर, इंस्टेंट रिएक्शन में के तौर पर चीन की ओर से क्या प्रतिक्रिया देखने को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी जैसे उन्होंने कुछ रिएक्शन तो दे ही दिए हैं। कल बड़ी एक हार्ड स्टेटमेंट दिया, फिर आज ही उन्होंने कुछ चाइना से जो निर्यात होते हैं ताइवान के लिए कुछ 100 आइटम्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और अब मुझे लगता है कि कुछ और हार्ड स्टेटमेंट्स आएंगी और कुछ हल्की फुल्की एक मिलिट्री एक्टिविटी, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कि ताइवान से दूर फुजियान या इधर उधर के कुछ प्रोविंसेस हैं नज़दीक उसके, वहाँ कुछ एक्टिविटी होगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन यूएस के साथ करेंगे। और उसके बाद कोशिश यही होगी कि दोनों साइड से इसको डायल डाउन कर दिया जाए और इसकी जो ये लंबे दोनों तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी और इसका प्रभाव कम करने की कोशिश। एक और चीज गुप्ता सर, ये कहा जा रहा है कि चीन की ओर से जो प्रतिक्रिया होगी उसको इस तरह से भी कोशिश की जा रही है समझने की कि वो प्रतिक्रिया डायरेक्ट टूवर्ड्स या अगेंस्ट यूएस होगी, या वो ताइवानीज टेरिटोरी में कुछ हरकतें करने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट जो रिएक्शन होगा वो किसकी तरफ ज्यादा होगा? देखिए, वो जरूर करेगा ताइवान की टेरिटरी के ऊपर। मतलब वो जो मैरीटाइम उसके कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं वहाँ कुछ कर सकता है, एयर स्पेस वायलेशंस कर सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं नया नहीं है जो वो पिछले 1-1.5 साल से नहीं कर रहा हो। हाँ, अगर मान लीजिए वो कुछ ऐसी मिसाइल्स फेंके जो सीधा ताइवान के ऊपर गिरे, तब वो एक जबरदस्त प्रोवोकेशन होगा और फिर यूएसए को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या किया जाए।
कहा यह भी जा रहा है सर कि शी जिनपिंग के लिए इस वक्त स्थिति बड़ी नाजुक है वहां पर। हमने देखा कि वहां का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह से कोलैप्स कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हर सेक्टर में तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सेक्टर्स में जैसे रियल एस्टेट है वहां पर स्थितियां ठीक नहीं हैं। हमने कुछ वक्त पहले कुछ टैंक्स के विजुअल भी देखे थे, जो लोग सड़कों पर उतरे थे, उनको दबाने की कोशिश के प्रतीक के तौर पर उसे पूरी दुनिया में देखा गया। तो आंतरिक स्थिति खास तौर से जीरो कोविड पॉलिसी के बाद बहुत अच्छी है चीन की, ये नहीं कहा जा सकता। ऊपर से जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग होने वाली है जिसमें लीडर चुने जाएंगे थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम में शी जिनपिंग, वो भी बड़ी क्रूशियल मानी जा रही है। ऐसे में एक मैसेजिंग का मौका भी शी जिनपिंग के पास होगा। और कहा यह जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो धमकी भरा अंदाज है या एग्रेशन जो दिखा रहा है चाइना, ये शायद उसी का नतीजा हो सकता है। तो शी जिनपिंग क्या चाहेंगे कि बिना कोई एक्शन लिए इस पूरे एपिसोड का वो पटाक्षेप होने दें? बिल्कुल, आई थिंक आपने ठीक कहा कि चाइना की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। लगभग 30% जीडीपी उनका रियल एस्टेट से आता है और वो बैंकों से जुड़े हुए हैं। वो कर्जे उनके खराब हो गए हैं और पिछले साल भी ग्रैंड का $300 बिलियन का जो कर्जा था, तो उनके यहाँ इशू तो है। और पार्टी कांग्रेस से पहले वो थोड़ा सा हार्ड लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने ये दुविधा होगी कि इतना हार्ड स्टेटमेंट्स देने के बाद क्या वो कुछ मिलिट्री एक्शन लेंगे। अगर वो उन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया तो फिर उनको ये भी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उसका जवाब यूएस की तरफ से क्या होगा। यूएस की स्थिति जो है वो एक एम्बिग्विटी में उनको रखते हैं, लेकिन अगर वो ताइवान पे एक्चुअली हमला करते हैं तो उसमें एक चाइना एक युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसका एक बिल्कुल ही अलग असर होगा। और हो सकता है कि वो उसको लाभ पहुंचाने के बजाय उसको हानि भी कर दे। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अपनी अंदर की आर्थिक स्थितियों प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाने के लिए वो एक छोटा मोटा कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ मिलिट्री एक्टिविटी ताइवान स्ट्रेट में हो सकती है, लेकिन वो बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर, यानी वॉर तक नहीं पहुंचाएंगे और वो कुछ उसका उस तरह की एक्टिविटीज करेंगे। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करेगा ही चीन, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क शी जिनपिंग नहीं लेंगे अपनी साख बचाने के लिए। और हमने यही देखा कि जैसे ही स्टेटमेंट आता है, वहाँ के जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है उनके स्टेटमेंट के तुरंत बाद वीडियो रिलीज किया जाता है जिसमें बहुत ही एग्रेसिव आर्मी दिखाई जा रही है, एग्रेसिव नेवी दिखाई जा रही है। उसके पीछे जो वॉइस ओवर चल रहा है वो इस तरह का है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर किसी ने हमें आंख दिखाने की कोशिश करी। कहा यह जा रहा है कि वो ज्यादा डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है उनको संबोधित करने के लिए बजाय इंटरनेशनल। लेकिन यह बताता है कि बहुत दबाव है शी जिनपिंग पर। और गुप्ता सर, एक थ्योरी जो कहा जा रहा है, यह दबाव अगर अगर चीन इस तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहे यूएस के अगेंस्ट, कहा यह जा रहा है कि यह सारा का सारा दबाव फिर शिफ्ट हो सकता है भारतीय इलाकों की तरफ भी, खासतौर से एलओसी से लगे हुए। तो क्या इस पूरे चीन, ताइवान और यूएस के त्रिकोणीय तनाव के बीच में हम देख रहे हैं कि भारत के लिए भी कोई चिंताएं बढ़ रही हैं? ये भारत के खिलाफ तो चीन ने अपना दबाव बढ़ाई रखा है। 2020 में जो गालवान हुआ उसके बाद चीन ने और भी अपनी सेनाएं एलएसी के पास खड़ी कर दी और 18 हमारे मिलिट्री कमांडर्स के बीच में डिस्कशंस हो चुकी है, लेकिन उसका कोई खास नतीजा निकला नहीं। तो वो दबाव तो उन्होंने बना रखा है और वो चलता रहेगा। लेकिन ये चीन की आदत है कि वो एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी वीडियो जारी करते हैं कि उनकी सेना से प्यार है। ये उन्होंने तिब्बत में भी किया, लेकिन उनका अटैक करने का और किसी युद्ध में उनको इन्वॉल्व करने का अपने आप को इस समय, जबकि आर्थिक स्थिति में बहुत खराबी है, ये मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि ताइवान और यूएसए का एक बड़ा गहरा संबंध है और ताइवान के लिए एक बड़ी सिंपैथी है पूरे यूएस में। और अब जैसे कि चीन और यूएस के संबंध पिछले कुछ सालों में गिरे हैं, तो यूएस को भी कुछ दिखाना है ना, क्योंकि पिछले सालों में वो अफगानिस्तान से निकले, अब यूक्रेन में वो कुछ खास कर नहीं पाए पुतिन के खिलाफ। तो एक उनका भी इमेज बन रहा है कि यूएस काफी वीक होता जा रहा है। तो अगर ये ताइवान की अगर ये कुछ इंसिडेंट होता है तो मुझे लगता है कि यूएस ताइवान के साथ खड़ा होगा और एक कुछ डायरेक्ट एक्शन अगर वो लेते हैं चीन ताइवान के खिलाफ, तो यूएस उसके साथ खड़ा होगा।
और ये एक जोखिम चाइना जो है वो ले नहीं सकता। बिल्कुल। और इस बीच अब जो तमाम मीडिया जगत के जरिए जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। और जिस स्पार 19 का हम जिक्र कर रहे थे, जो विमान जो कुआलालंपुर से जिसने उड़ान भरी थी, उस विमान में नैन्सी पेलोसी ही थी। जी हाँ, तो पेलोसी ने वो कर दिखाया है जो उन्होंने एक तरह से प्रण लिया था इस साल की शुरुआत में। उन्होंने कहा था कि वो ताइवान जाएंगी, हालांकि उस वक्त वो कोविड के चपेट में आ गई, उनका दौरा पोस्टपोन कर दिया गया और अब ताइवान पहुंच चुकी हैं नैन्सी पेलोसी। तो ये अब इट इज ऑफिशियल नाउ, नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। उनका विमान स्पा 19 जिसका जिक्र हो रहा था, पूरी दुनिया उसे ट्रैक कर रही थी। 3 लाख से ज़्यादा लोग उसे ट्रैक करने में पूरी दुनिया में लगे हुए थे। एक बड़ी तादाद है पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से। और इसे एयरक्राफ्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा था। और इसे एयरक्राफ्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ यूं ही नहीं कहा जा रहा था, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के लैंड होने के बाद की कहानी पूरी दुनिया का नक्शा भी बदल सकती है। आशंका यही कि क्या वाकई में चीन ने जो धमकियां दी हैं, क्या उनको वो मूर्त रूप देने में कामयाब हो पाएगा या फिर सिर्फ गीदड़ भभकियां ही थी। अब बहुत बड़ा प्रेशर शी जिनपिंग के ऊपर, एक तरह से खुली चुनौती है ये शी जिनपिंग की सत्ता को। नैन्सी पेलोसी ने वो कर दिखाया है जो प्रण लेकर वो अमेरिका से गई थी अपने एशिया दौरे पर। और अब नैन्सी पेलोसी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 52वीं स्पीकर हैं पेलोसी। और 2007 में उन्होंने एक कीर्तिमान रचा था, फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज स्पीकर ऑफ द हाउस। बहुत तेज तर्रार और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली महिलाओं के नाम पर, महिला नेता के नाम में शुमार हैं। यूएस की महत्वपूर्ण शख्सियत, अगर आप हायरार्की वाइज देखें तो तीसरी सबसे बड़ी शख्सियत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई शख्सियत बहुत महत्वपूर्ण है यूएस में तो वो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। पेलोसी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिख रही हैं पिंक सूट पहने हुए, और उन्होंने वो कर दिखाया है जो जिसका चीन को एक तरह से डर था। बहुत कोशिशें करी चीन ने, धमकियां दी, तल्ख टिप्पणियां करी, तल्ख स्टेटमेंट्स जारी किए जहां जहां मौका मिला चीन को। लेकिन उन तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइपे में उतरी हैं अपने विमान के साथ, और अपने साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन उनके साथ इस वक्त दिख रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण क्षण है चीन और ताइवान के रिश्तों के मद्देनज़र। तो ये महत्वपूर्ण क्षण है ही, लेकिन लगातार खराब होते यूएस और चीन के संबंधों के मद्देनज़र भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। अब इसके बाद चीन का क्या रिएक्शन होता है ये देखना लाजमी होगा। पूरी दुनिया की नज़र अब चीन के रिएक्शन पर होगी। मेरे साथ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद गुप्ता बने हुए हैं। अरविंद सर, देखते ही देखते हमारे बातचीत करते करते कयास जो हैं वो अब हकीकत में तब्दील हो गए हैं। नैन्सी पेलोसी अपने विमान से उतरकर अब ताइपे जा रही हैं अपने गंतव्य की तरफ। अब क्या होगा? सबका सवाल यही है सर। ये जैसे उनकी तो कुछ मीटिंग्स वगैरह होंगी और कुछ विजुअल्स आएंगे, और नैन्सी पेलोसी जैसे आपने कहा उनका एक शख्सियत और पर्सनालिटी, उसके बारे में लोग बात करेंगे। शी विल इमर्ज एज ए वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ। और बाइडेन साहब के साथ बाइडेन साहब की जो इमेज है उसके बारे में चर्चाएं होंगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह इस विजिट के लिए इतने की नहीं थे, लेकिन ये विजिट हुई। तो इस समय इसका प्रभाव अमेरिका की अंदरूनी पॉलिटिक्स के ऊपर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल। और चीन की अंदरूनी पॉलिटिक्स में क्या आप देखते हैं ये तस्वीरें, क्या कहीं अंदर खाने शी जिनपिंग को कमजोर करती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है और उसमें ये जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, और लीडर के खिलाफ कोई किसी की बोलने की हिम्मत होती नहीं है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि इसका आउटकम क्या होगा। और अगर आउटकम मान लीजिए अभी क्या होगा कि ये क्राइसिस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और दोनों साइड अपना विक्ट्री डिक्लेयर करेगी
और वो चीन कहेंगे साहब देखिए हमने कुछ एक्शन वगैरह लिया है और दैट विल बी टेकन एज अ सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, और ये लोग कहेंगे कि साहब देखिए हमारी विजिट हो गई और चीन कुछ कर नहीं पाया, और इस प्रकार से इसको एक डायल डाउन कर दिया जाएगा और कुछ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का एक्सचेंज होगा। अगर मिलिट्री एक्शन होता है तब सिचुएशन काफी बदल सकती है, लेकिन वो किस हद तक चीन जाएगा ये अभी देखने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि चीन जो है वो एक मिलिट्री एक्शन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ करने के लिए इस समय तैयार है। वो देख रहे हैं कि रूस 6 महीने से यूक्रेन में लगे हुए हैं, इतनी उनकी सुपीरियर मिलिट्री है, लेकिन वो वहाँ पे अभी जीत नहीं हासिल कर पाए हैं। और ये तो ताइवान है, पिछले कई दशकों से वो तैयार हैं चीन के मिलिट्री एक्शन के लिए, उनके पीछे यूएस खड़ा है और जापान की उनको सपोर्ट है। तो चीन को मालूम है कि अगर यूएस, जापान, ताइवान ये लोग और बीच में ऑस्ट्रेलिया की हेल्प, ये सब अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें उसको एक आसानी से मिलिट्री एक्शन में विक्ट्री मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये इसको एक किसी प्रकार से ये डायल डाउन हो जाएगा, इसकी तलखी कम हो जाएगी और दोनों साइड अपना विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे और ये जो है एक मुद्दा। बिल्कुल सर। तो कुल मिला के ये तस्वीरें, जैसा मैंने कहा कि कयास अब से कुछ देर पहले लग रहे थे, लेकिन वो कयास अब हकीकत में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि जो रिपोर्ट्स कह रही थी वो यही कह रही थी कि शायद चीन उन्हें रोकने की कोशिश ना करे, लेकिन हवा में उनको घेरने की जरूर कोशिश की जाएगी चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से। अब जैसे जैसे ये तस्वीरें आगे बढ़ेंगी, खबरें भी छनकर आएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जब वो फ्लाई कर रही थी तो क्या चीन ने उनको हवा में रोकने की कोशिश की, किस तरह का संवाद वहां पर हुआ होगा, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। क्या कोई एग्रेशन दिखाया गया था जिसका जवाब यूएस ने दिया? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे छनकर वापस आएंगी, लेकिन फिलहाल इसे आप एक तरह से अमेरिकी जीत की तस्वीरों के तौर पर कह सकते हैं और अमेरिकी मीडिया इसे अमेरिकी जीत के तौर पर इसे जरूर प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। इनफैक्ट ये अमेरिका से ज्यादा नैन्सी पेलोसी की जीत ज्यादा इसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि पॉलिटिकल चेंजेस किस तरह के आते हैं पूरे इलाके में, ताइवान में, चाइना में, यूएस में किस तरह की तब्दीलियां अब आती हैं, ये देखना बड़ा लाजमी होगा, दिलचस्प भी होगा। आगे भी इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल अब रुक करते हैं आज की एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर का, जो कि आज की हमारी एक और कवर स्टोरी भी है। अल कायदा में क्या ऑल आउट हो चुका है। अमेरिका से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अमेरिका ने अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अल कायदा का चीफ आयमान अल जवाहिरी को काबुल में ढेर किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की है। 31 जुलाई की सुबह अमेरिका ने इस हमले को तब अंजाम दिया जब अल जवाहिरी सेफ हाउस में बालकनी में टहल रहा था, वॉक कर रहा था अपनी बालकनी में। अमेरिका ने अपनी खतरनाक निंजा मिसाइल 19X हथियार का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने 2 हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल करके अल कायदा प्रमुख को मार गिराया। यह हमला इतना सटीक था कि जवाहिरी के अलावा बिल्डिंग में मौजूद उसके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं पहुंची। आई सर्जन से आतंकी बना अल जवाहिरी पहले ओसामा बिन लादेन का डॉक्टर था। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा की कमान जवाहिरी को दी गई। जवाहिरी अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले का मुख्य सूत्रधार था, साजिश करता था। इसके अलावा उस पर कई और दूसरे आतंकी वारदातों को अंजाम देने का भी आरोप था। भारत में 26/11 हमले का भी वो आरोपी था। कई बार उसने कश्मीर पर जहरीले बयान भी दिए थे। अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराने के लिए अमेरिका कई महीनों से प्लानिंग कर रहा था, उस पर काम कर रहा था। खुफिया एजेंसियों की जानकारी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही जवाहिरी पर हमला किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे अल जवाहिरी को मार गिराने का पूरा प्लान तैयार किया गया यूएस की ओर से। अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया है। जवाहिरी को मार गिराने के लिए अमेरिका का सिर्फ एक ड्रोन हमला काफी साबित हुआ। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक जवाहिरी पर रीपर ड्रोन से 2 R9X हेलफायर मिसाइलें दागी गईं। हमला अफगानिस्तान के समय अनुसार 31 जुलाई सुबह 6:18 पर किया गया। यह हमला भले अब हुआ हो, लेकिन इस हमले की प्लानिंग बीते 6 महीने से चल रही थी। एक अमेरिकी अफसर ने जवाहिरी को मारने का पूरा प्लान बताया है। अफसर के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी CIA
काबुल में जवाहिरी का पिछले 6 महीनों से पीछा कर रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद भी यूएस ने अल कायदा पर नजर बनाए रखी। इसी साल की शुरुआत में जवाहिरी, उसकी पत्नी, बेटी और नाती की पहचान कर ली गई। सीआईए को पता चला कि जवाहिरी काबुल में अपने परिवार के साथ एक सेफ हाउस में रह रहा है। बीते कुछ महीनों के भीतर सीआईए ने जवाहिरी के डेली लाइफ का पैटर्न तैयार किया और उनको पुख्ता हो गया कि ये अल जवाहिरी ही है। डेली लाइफ स्टडी करने के दौरान अधिकारियों को पता चला कि अल जवाहिरी अक्सर सेफ हाउस की बालकनी पर टहलता है और काफी देर तक वहां पर रहता है। ऐसे में सीआईए ने अपने हमले का पूरा प्लान बालकनी में जवाहिरी की मौजूदगी को लेकर बनाया। सीआईए जब अल जवाहिरी की मौजूदगी को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों को ब्रीफ किया। अल जवाहिरी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठकों का दौर शुरू किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि अल जवाहिरी को मारा जा सकता है, वो भी आसपास के क्षेत्र को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। राष्ट्रपति को यकीन दिलाया गया कि इस हमले में सिर्फ जवाहिरी मारा जाएगा, उसके रिश्तेदारों को भी इस हमले से कोई नुकसान नहीं होगा। बैठक के लंबे दौर के बाद 25 जुलाई को फाइनल मीटिंग हुई और इसमें जो बाइडेन ने अल जवाहिरी पर अटैक को मंजूरी दे दी। भारतीय समय अनुसार 31 जुलाई की सुबह 7:18 पर हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया और अल जवाहिरी को उसके सेफ हाउस की बालकनी पर मार दिया गया। ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी की मौत के साथ ही अमेरिका ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंसाफ पूरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जुड़े हुए हैं। सर, क्या वाकई में ऑल आउट हो गया अल कायदा का? देखिए, ये तो खैर मानना पड़ेगा कि सीआईए की काउंटर टेररिज्म की क्षमताएं काफ़ी पुख्ता हैं और उनका इंटेलिजेंस और उनका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किया और एक प्रिसीजन स्ट्राइक में अल जवाहिरी को ले लिया। लेकिन अल जवाहिरी का मारा जाना मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी घटना है ये, क्योंकि अल जवाहिरी पिछले कुछ सालों से उसका वो कैरिज्मा नहीं था जैसे कि ओसामा बिन लादेन का था। तो ठीक है, उसके जाने से कुछ छोटा मोटा असर अल कायदा पे हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अल कायदा की जो गतिविधियां हैं उस पर कोई कमी आने वाली है। और अगर आप देखें, अगर अल कायदा पिछले कुछ सालों में कैसे अल कायदा कई संसार के कई इलाकों में फैला है। आप हैं अल कायदा इन मगरब, अल कायदा इन सिनाई, अल कायदा जो एक अल शबाब जो अल कायदा से जुड़ा हुआ है, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर आपके वो अंसार गजवाइल हिंद है और खुरासान ग्रुप है। ये सारे तो बड़े एक्टिव हैं और इनके लीडर हैं, यंग लीडर हैं, वो नई पौध है और वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझ के आती है। बट सर, आपने इतने सारे विंग्स बताए, अल कायदा किस किस रूप में कहां कहां सक्रिय है, ऐसे में उसका सरगना का मारा जाना आपको क्यों सिग्निफिकेंट नहीं लगता कि ये न्यूज वर्दी है या इसका कुछ इम्पोर्टेंस है? नहीं, ऐसा है कि वो एक तरह का टाइटल में थे उस समय और उनका इतना एक्टिव रोल अभी नहीं था इनकी सारी गतिविधियों में। ये जो यंग लड़के हैं जो कि आ गए हैं अभी और वो अपना ये काफी हद तक इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं और इनकी गतिविधियां काफी फैल रही हैं जी। तो एक ये चले जाएंगे, कोई नया लीडर आ जाएगा, तो अल कायदा की गतिविधियों पे एब्सोल्युटली सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टाइमिंग अगर आप देखें और जो रूट देखें, तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान में अल जवाहिरी का मारा जाना, बहुत ही बिल्कुल किसी को कानो कान खबर ना लगना, बिल्कुल टारगेटेड हमला होता है। लगता नहीं कि यूएस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि इसमें तालिबान का कोई सपोर्ट रहा हो या पाकिस्तान की भूमिका? कहा जा रहा है कि आईएमएफ का सपोर्ट चाहिए, तो हो सकता है पाकिस्तान ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई हो। आपको लगा कि कहीं से रूट क्लियर, रोड ओपनिंग किया गया था यूएस के लिए? मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान का कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें ये कहा जाए, सीआईए ऑफिशियल्स कुछ बोले हैं कि भाई हम तो इसको बहुत समय से ट्रैक कर रहे थे और एक बड़े प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में ये हमने किया।
ये चीजें हो नहीं पाती अगर वहां पे कोई प्रिसाइज इंटेलिजेंस ना हो। तो प्रिसाइज इंटेलिजेंस उनको कौन दे सकता है? या तो अफगान दे सकते हैं या फिर ये पाकिस्तानी दे सकते हैं। और अफगान आप देखिए वो हक्कानी के घर में बैठा हुआ था, उसके यहाँ पे उन्होंने उनको पनाह दी। और तालिबान और अलकायदा का एक बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को भी शेल्टर दिया, बल्कि उन्होंने अमेरिकन मिसाइल्स को भी झेला जबकि ओसामा बिन लादेन वहीं थे। तो मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा चांस है पाकिस्तान की तरफ से कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में कुछ कोऑपरेशन हुआ है। CIA और ISI के बीच में कुछ कोऑपरेशन हो सकता है, या कुछ लोकल पाकिस्तानीज हैं उनको जो कि आते जाते रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस दिया हो। तो एक संभावना है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ मदद मिली हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, और इन दोनों मुद्दों पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए सर। महंगाई की मार झेल रहे मुंबईकर्स को अब आसमान छूते सब्जियों के दाम रास नहीं आ रहे हैं। मुंबईकर्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसका सीधा असर उनकी जेब और रसोई के बजट पर पड़ रहा है। हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने मुंबई के खार वेस्ट मार्केट का जायजा लिया। मुंबई में सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के खार सब्जी मंडी में, और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से सब्जियों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो बैंगन पहले 30 से 40 रुपए किलो बिकते थे वो आज 3 डिजिट के पार हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें भिंडी की, करेले की, तो ये भी जो है 100 से 120 रुपये के आसपास प्रति किलो बिकने लगे हैं। आइए जानते हैं ग्राहकों से और इन व्यापारियों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बहुत दिक्कत हो रही है, और एक तो पैंडेमिक की वजह से कमाई बंद हो गई, तो अभी तो बहुत तकलीफ़ चल रही है। पैसे के लिए तो मारामारी है, लिटरली कैसे हैंडल करें वो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। हम कम सब्ज़ी ले रहे हैं और कम बनाते हैं, जो भी आइटम है वो कम कर दिया है हम लोग ने। जो हम लोग ज़्यादा बनाते थे उस क्वांटिटी प्रपोर्शन कम कर दिया है। महंगाई है, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। कोई भी चीज़ लियो 120 रुपया किलो, गरीब लोग क्या खाएगा। कितना महंगा हो गया है सब्जी, 40 रुपये 50 रुपये पाव सब हो गया है। इतना महंगा नहीं होना चाहिए। रोज का खाने की चीज़ इतनी महंगी हो जाएंगी तो कैसे चलेगा। भाजी इतनी महंगी हो गई है, भिंडी पकड़ो तो 120, जिधर 30-40 रुपया किलो मिलता था आज 120, तो परवड़ता नहीं किसको भी। मैं कोई बोलता नहीं है, ये तो ज़रूरी चीज़ है तो लेना पड़ता है। अगर बात करें सब्जियों की कीमत की, तो कितना ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुआ है, कितना दिक्कत हो रहा है? कम से कम 60 से 80% इसमें बढ़त हुई है। जो 40 की चीज़ थी वो 100-120 रुपया किलो अब है। काफ़ी महंगाई है, बारिश का फटका पड़ा हुआ है अब। तो जिस तरह से आपने सुना कि ग्राहक और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं सब्जी की बढ़ती कीमतों से, और उनका कहना है कि सरकार को इस बढ़ती कीमतों का संज्ञान लेना चाहिए और उनके हितों में फैसले लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश बुआ के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में CNG की कीमतें पेट्रोल से भी महंगी हो गई हैं। एक बार फिर CNG की कीमतों में 6 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। अब 1 किलो CNG 116 रुपये प्रति किलो मिल रही है। CNG की बढ़ती कीमतों पर आम लोगों का क्या कहना है, इसका जायजा लिया हमारे नागपुर संवाददाता अमर काणे ने। नागपुर में CNG के रेट्स फिर से बढ़ गए। आज 6 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अभी आज की जो रेट्स है वो 116 रुपए तक CNG नागपुर में पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से बार बार ये CNG जो चालक थे जिन्होंने किट बिठाए उनकी तरफ से तकरार रहती थी कि बाकी के शहरों की तुलना में नागपुर में CNG के दाम ज्यादा है। आज फिर से 6 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ने की वजह से जो CNG की जिन चालकों ने लगाए उन्होंने एक संतप्त ऐसी प्रतिक्रिया उनके पास से आ रही है। दादा, CNG के रेट जो है आज फिर से बढ़े हुए हैं। इतर शहर के तुलना में नागपुर में ज्यादा ही रेट है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमको। अदर राज्यों में जो CNG का रेट है वो देख के हमको नागपुर में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि इतना पूछो मत। ऊपर से पूरे नागपुर भर में एक ही पंप है और एक पंप में इतनी लंबी लाइन लगती है कि करीब 2 घंटा लगता है CNG फिलिंग कराने के लिए। एक पंप एक ऑपरेटर होता है, उसकी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि घर से यहाँ आने में करीब 1.5 किलो हमारा CNG खर्च हो जाता है। गडकरी साहब से यही निवेदन है कि उन्होंने ये बोला था कि CNG पोल्यूशन फ्री करने के लिए हम CNG लगा रहे हैं, और उसके बाद भी यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। करीब साल भर हो गया है, गाड़ी धड़ल्लारे से बिक रही है।
गाड़ी को कम से कम वहाँ रोक लगाना चाहिए कि कम से कम सीएनजी गाड़ी अभी न भेजे। सीएनजी की उपलब्धता भी बराबर तरीके से नहीं हो रही है। नागपुर में पंप भी बहुत कम है सीएनजी के, और बाकी के शहरों की तुलना में ज्यादा रेट्स आ रहे हैं नागपुर में। हाँ, सीएनजी के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और आज जो 6 रुपए की बढ़ोतरी जो हुई है उसके वजह से यानी ग्राहकों को गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद में जो सीएनजी के जो पंप है उसकी उपलब्धता नागपुर में बहुत ही कम है, यानी नहीं के बराबर है, और कल आज बंद रहेंगे ऐसा नोटिस भी बोर्ड पे लगा है। तो गाड़ी चलाना जो है सीएनजी पे ये दिन ब दिन ये यानी कठिन होते जा रहा है नागपुर शहर के अंदर, और सीएनजी की गाड़ियाँ बहुत ज्यादा हो रही है। और कुछ चालक है हमारे साथ, क्या कहना है? सीएनजी के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं और आपके जैसे सर्वसामान्य आदमी जो लोगों की सवारी लेके जाते हैं उनको बहुत तकलीफ जा रही है। गाड़ी बेचने की नौबत आ गई, गाड़ी नौबत आ गई है बेचने की। तो ये लोगों की तकलीफ है, गाड़ी बेचने तक की नौबत आ गई है। सीएनजी के जो रेट्स है बहुत बढ़ गए। 106 रुपए में पेट्रोल आ रहा है नागपुर में, तो दूसरी जगह 116 रुपए तक सीएनजी दिख रहा है हमें, और लोगों की तकलीफें बढ़ते जा रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी के लिए बढ़ोतरी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सीएनजी के इस तरह के नागपुर में बढ़ने वाले रेट उनकी चिंता बढ़ा रहे। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश हस्तक के साथ अमर काणे, नागपुर। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा टल गया। खबर है कि इंडिगो के प्लेन के नीचे एक कार आ गई। आपको बताएं कि प्लेन पार्किंग एरिया में खड़ा था। ये घटना दिल्ली के टर्मिनल T2 पर हुआ। वहीं डीजीसीए ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जरा बाजार का हाल ले लें। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुए। निचले स्तरों में बाजार की अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 21 अंक बढ़कर 58,136 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 5 अंक चढ़कर 17,345 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 121 अंक चढ़कर ये 38,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। जरा फटाफट से अमेरिकी बाजारों का हाल देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का कारोबार फिलहाल शुरुआती नज़रों में आ रहा है। तो आप देखिए मिले जुले डाउ जोन्स अगर आप देखें तो 199 अंकों की गिरावट के साथ 32,599 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आप नैस्डैक में देखें तो यहाँ पर भी सुस्ती का आलम, हल्की तेजी 23 अंकों की मामूली तेजी के साथ 12,392 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और S&P को अगर आप देखें तो लाल निशान में ये भी 4,110 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कल की स्ट्रैटेजी पर बातचीत करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, कल क्या कुछ अनुमान आपका भारतीय बाजारों के लिए? मुझे लग रहा है कि कल के बाजार में भी थोड़ी बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। और जैसे आज हमने देखा कि ऑटो शेयर में काफी बिकवाली देखी, तो हमको लग रहा है कि जो कैपिटल गुड सेक्टर है, बैंक्स के सेक्टर है, वहाँ पे निवेशकों को कोई भी गिरावट अगर आती है तो थोड़ा सा खरीदने का मौका समझना चाहिए। आई थिंक आने वाली क्रेडिट पॉलिसी के पहले मुझे लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI, यहाँ पे डेफिनेटली अगर मार्केट में थोड़ा बहुत ही कल थोड़ा सा वीकनेस दिखता है तो खरीदने के मौके समझना चाहिए। क्योंकि मार्केट्स में हमको लग रहा है कि ये दोनों सेक्टर्स हाई बीटा सेक्टर्स है, और होपफुली अगर पॉलिसी में जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 35-40 पॉइंट का हाइक आता है तो ये मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन किया है। तो डेफिनेटली इंडेक्स पे तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स के स्टॉक्स में अगर कोई कल या 1-2 दिनों के लिए भी निवेश करता है तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे ख्याल से इंडेक्स पे थोड़ा सा मार्केट अभी भी थोड़ा सा वीक रहने की आशंका है, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने चौथा गोल्ड जीत लिया है। 5वें दिन महिला लॉन बॉल्स में फाइनल्स में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 17-10 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम ने कोई मेडल जीता हो।
1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। पहले टूर्नामेंट से ही लॉन बॉल्स कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा है, लेकिन भारतीय महिला टीम कभी इसमें कोई भी मेडल नहीं जीत सकी थी। लेकिन आज इन महिलाओं ने रच दिया है इतिहास और पूरा देश अब लॉन बॉल्स के बारे में चर्चा कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन सा गेम है जिसमें हमारी महिलाओं ने ये करिश्मा कर दिखाया है। पूरे देश को इन महिलाओं पर, इस टीम पर गर्व है। वेस्टइंडीज ने दूसरा टी20 मुकाबला इस बीच 5 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 139 रन का टारगेट दिया था, जिसे उन्होंने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए सबसे ज्यादा 68 रन ब्रैंडन किंग ने बनाए। वहीं डेवोन थॉमस ने आखिरी ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में 31 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज सेंट किट्स में बैसेतेरे ग्राउंड में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। ये मैच भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला है। टीम इंडिया से मुकाबला जीत जाती है तो वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और उससे 14 बार हराया है। एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा। इस बार टीम इंडिया के पास टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने का मौका भी होगा। एशिया कप यूएई में हो रहा है। एशिया कप टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत 27 अगस्त से होगी। इस प्रतियोगिता में भारत बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरेगा। इंग्लैंड के पाकिस्तान के दौरे के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। 17 सालों में पहली बार इंग्लिश टीम पाकिस्तान जाएगी। यह उनके लंबे दौरे का पहला चरण होगा, जो सितंबर-अक्टूबर में 7 टी20 मैचों के रूप में खेला जाएगा। बाद में दौरे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड की टीम एक बार फिर पाकिस्तान आएगी। 20 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच दोनों देश 7 टी20 मुकाबले खेलेंगे।